नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हमारे चैनल पर व्यक्तित्व विशेष कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्तित्व मौजूद हैं, जावेद भालेरी वाला, जो यहाँ भालेरी तारानगर तहसील का एक कस्बा है। यहाँ के ये निवासी हैं, पैतृक गांव है इनका और चूरू जिले के ये विशेष चर्चित चेहरे हैं, युवाओं के आइडियल हैं और बहुत सी बातें हम इनसे जानेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, इनके संघर्ष की कहानी के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं, रूबरू होते हैं इनसे और इनकी शिक्षा, दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ इनका परिचय इन्हीं की जुबानी। नमस्कार आज़ाद लाइव के तमाम दर्शकों को और आपके तमाम चैनल पे जुड़ने वाले या देखने वाले तमाम साथियों को, और आपको बहुत बहुत आपका आभार जी। कि आपने मुझे कवर करने का कष्ट उठाया। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मैं एक आम दुकानदार का बेटा हूँ जी। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो शुरुआती वो भालेरी से हुई है। जी। उसके बाद मैंने भूचावास की तरफ मूव किया, फिर मैंने सोमासी मूव किया, जी। उसके बाद बागला स्कूल चूरू, फिर लोहिया कॉलेज चूरू और उसके बाद मैंने कलीना यूनिवर्सिटी बॉम्बे की तरफ मूव किया। ये मेरी पृष्ठभूमि है और मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किए हैं। कंप्यूटर कोर्सेज मैंने बहुत सारे किए हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, बहुत सारे मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं जी। और शिक्षा से काफ़ी अच्छा मेरा लगाव रहा है और समाज से भी मेरा अच्छा लगाव रहा है बिल्कुल, और रहता भी है। बहुत अच्छी बात। आपके जो करियर का सफ़र है, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। करियर की शुरुआत तो वैसे मुझे जो बिज़नेस की जो है वो मुझे मेरा जन्म के साथ ही मिला है मुझे। जी। पुश्तैनी बिज़नेस में मैं दुकान में रहा हूँ। उसके बाद जी। मैंने शिक्षा दीक्षा के साथ-साथ मैंने एसटीडी पीसीओ मैंने हायर किया। जी। तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा के साथ मैंने पीसीओ में संचालन करता था। चूरू ज़िले का टॉपर मेरा एसटीडी पीसीओ था। जी। उसके बाद फिर मैं आइडिया सेलुलर लिमिटेड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। जी। जो रूरल एरिया सरदारसर से तारानगर, सावा से चूरू की ओर से मैं जी। रूरल एरिया पूरा कवर करता था। और उसके बाद मैंने जब 2005 में मैंने यहाँ से मूव किया बॉम्बे की तरफ। जी। मैंने एक कंपनी में जो केमिकल कंपनी होती है उसमें मैंने 5,000 रुपए की सर्विस की। जी। लेकिन मैंने वहाँ ज़्यादा काम नहीं किया, 3 दिन मैंने काम किया क्योंकि बॉम्बे की जो ट्रैफ़िक है, रेलवे ट्रैफ़िक वो जी। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जी। तो मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया। उसी की वजह से मैंने वो मेरा जॉब छोड़ा। उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर्स लेके आता था, इश्तिहार जो एडवर्टाइज़मेंट जो अपन बोलते हैं, जी। वो देखता था, इंटरव्यू फेस करता था। मुझे कामयाबी नहीं मिली, जी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक इश्तिहार देखा, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सामना हुआ एक ऐसी शख्सियत से, जी। जिसने मेरे जीवन में 4 चाँद लगा दिए। जी। उस शख्सियत का नाम है केजीएन डिस्ट्रीब्यूटर शहजाद भाई। जी। मैंने उनके सामने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के लिए मैं एज़ ए प्रमोटर के लिए इंटरव्यू दे रहा था। जी। तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो राजस्थान का उतना ट्रेंड नहीं है। यहाँ जी। हिंदी लैंग्वेज में मेरी पढ़ाई बिल्कुल। हुई थी, हुँ। तो इंग्लिश फ्लुएंट मेरी नहीं थी। लिखना पढ़ना ठीक है, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थी। जी। तो मैंने उनसे वहाँ फ इंटरव्यू फेस करा था, तो उन्होंने पहला सवाल उनका ये था कि व्हाट इज़ योर नेम? यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये सामान्य क्वेश्चन्स है। जी। मैंने उनको जवाब बिल्कुल हल्के लेवल में दिया। जी। दूसरा जैसा भी आपसे बन पड़ा। बिल्कुल, जी। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं दे रहा था। हुँ। दूसरा उनका सवाल था हाउ मच योर एक्सपेक्टेड सैलरी? जी। तो मेरा बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं बिल्कुल मायूस हो गया। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई, वापस मैंने कहा कि यही सवाल मेरे से आप हिंदी में करिए। तो उन्होंने जी। हिंदी में जवाब दिया कि भई आपको सैलरी क्या चाहिए? तो मेरा जी। तपाक से जवाब था 5,000 रुपए। जी। तो उन्होंने मुझे इतनी खतरनाक तरीके से उनका जवाब था कि आपकी औकात नहीं है 5,000 की। जी। वो जो आपको ठेस पहुँची इस बात पर? ठेस नहीं पहुँची, मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि ऐसा इन्होंने क्यों बोल दिया? जी। लेकिन वो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। सज्जाद भाई जी। ने वो मेरे अंदर उन्होंने एक मेरे शरीर में दूसरे इंसान को पैदा कर दिया। जी। मुझे गुस्सा भी आया उस दौरान। मैंने उनकी टेबल पे ऐसे हाथ रखा कि मैं आपको मेरी औकात दिखाऊँगा। जी। मैं तुरंत वहाँ से उनको सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कहा और मैंने रिक्शा पकड़ के सीधा मैं गया मेरे वहाँ रेज़िडेंस पे। जी। जाने के बाद मेरे बुआ का लड़का है फ़ारूक भाई, उनका मैं लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत मैं बॉम्बे में सेटल्ड हुआ जी। और मैंने वहाँ मेरा करियर बिल्ड भी किया। उनसे मिला कि भाई साहब अपन को अभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में चलना है। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैं बोला अपने को चलना है। जी। तो वहाँ हम लोग गए, उनका रावत भाई नाम था, इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लासेस चलाते थे, उनसे मिले। उन्होंने मेरे से 2,500 रुपए माँगे। जी। तो मैंने बोला कि 2,500 की जगह आप 3,000 रुपए ले लीजिए, शर्तें मेरी होंगी। तो जी। उन्होंने बोला भाई शर्त क्या है आपकी? मैंने बोला कि मैं आपके जब स्टार्ट होती है क्लासेस और एंड तक मैं सारे जो लोग हैं सबसे मैं फेस करूँगा। जी।
तो उन्होंने बोला चलो ठीक कोई बात नहीं। मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करके चला जाता था जी, और मैंने मेजरली 15 दिन ही मैंने उनकी इंग्लिश स्पीकिंग मैंने उनके साथ सारे लोगों के साथ मैंने रब्ता करता था, पूरा दिन जी, लगा रहता था और उसका जो रिपीटेशन जो रिवाइज़ तो था, मैं मिरर के सामने करता था जी, और 15 दिन में मैंने 3 रजिस्टर भर डाले। जी, उसके बाद फिर मैंने एक इंटरव्यू फेस किया फराज भाई के पास, कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो उनमें वहाँ थिएटर है फरहान, उनसे मैंने इंटरव्यू फेस किया और मेरी सैलरी 5,000 रुपये लगी। जी, अच्छे से मैंने फेस किया और मैं सज्जाद भाई से वापस जाके मिला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सज्जाद भाई, यू नो मिस्टर जावेद? तो उन्होंने बोला या आई नो। हुँ, सज्जाद भाई, नाउ आई एम गेटिंग 5,000 रुपीज़ एंड आई एम वर्किंग विथ भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी। जी, इट्स नॉट a small brand in international market. जी, It's now today it's a running telecom company in entire world and जी, is number one company in India. जी। तो वो मेरी तरफ से ऐसे बिल्कुल तपाक से देख रहे थे कि यार क्या इनकी इतनी चेंजिंग कैसे हाँ, हो गई, इतनी इतना बदलाव इतनी कम बिल्कुल समय में आया। कैसे आ गई। हुँ, मैंने उनको सलाम वालेकुम सलाम किया, मैं निकल लिया वापस। फिर मेरी शुरुआत हुई, मैं वोडाफोन एसआर में मैंने काम किया एज ए टीम लीडर। जी, फिर मैंने आइडिया मैंने एज ए मैनेजर काम किया, जी, 40 एम्प्लॉय थे मेरे पास। मैंने हर मूवमेंट पे सज्जाद भाई को मैंने हर मूवमेंट पे उनको टच किया। जी, जब मैं बॉम्बे वापस वहाँ से मूव किया तो मैंने वापस उनको अस्सलाम वालेकुम सलाम कहा और मेरे अल्फ़ाज़ थे उनके लिए कि आप अगर उस दिन मुझे ये नहीं कहते कि आपकी औकात नहीं है, तो शायद मैं गाँव का छोकरा होके वापस निकल लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके जो जो गोल्डन शब्द थे, जो गोल्डन वर्ड्स थे, वो मेरे जीवन में बहुत सारी तब्दीली लाई जी, और मैं उनका लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ईश्वर उनको तरक्की दे जी, और मेरे जैसे अनेक युवा जो होंगे, उनमें वो तब्दीली करें। जी। ये मेरा बहुत जीवन बहुत परिचय। अच्छी बात बताई आपने। आप मुंबई जैसे महानगर में भी रहे हैं, तो क्या सीखा वहाँ से आपने? बॉम्बे एक ऐसा मेट्रो सिटी है, वर्ल्ड क्लास का मेट्रो सिटी है। जी, हिंदुस्तान में अगर अपन बात करें तो इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट सिटी है वो। वहाँ जी, की लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है। राजस्थान उसका राजस्थान से कोई कंपेयर ही नहीं है। जी, मैं उस सिटी में रहा हूँ और मैंने काफ़ी उस जगह में रहा हूँ, अगर बॉम्बे में कोई भी अगर आदमी रहा हो, बॉम्बे में, तो वो झुग्गी-झोपड़ी में ज़रूर रहा होगा। जी, चाहे वो किसी लेवल पे क्यों ना हो। मैंने भी उस झुग्गी-झोपड़ियों से संघर्ष करके मैं आज इस मुकाम तक आया हूँ। जी। मैं सोफ़े की लाइफ़ जिया हूँ मैंने और जब बारिश का वहाँ टाइम होता है, 6 महीने बारिश कंटिन्यू होती है, हुँ, हुँ। तो ये मानो घरों में गंदगियाँ आ जाती है साफ़। तो मैंने वो भी बिल्कुल। फ़ेस किया है, गंदगियों को हम साफ़ करते थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जीवन जीने की शैली, जी, लोगों से बात करने का तरीका, आप बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को आप कैसे टच कर सकते हैं बिल्कुल। और आप किन परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव करें, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से जी। सीखी। बड़ी संघर्ष भरी और दिलचस्प कहानी है आपकी। आपका जो काम करने का तरीका है, वो बड़ा निराला है। उसके बारे में बताइए थोड़ा? मैं डाटा पे काम करता हूँ हमेशा क्योंकि जी, मैं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जी, मैंने नौकरी की है कंपनियों के लिए, वो भी इंडिया की टॉप लेवल कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। तो मैं डाटा पे काम करता हूँ और मैं मेरा एफ़र्ट वहीं डालता हूँ जहाँ से जी, मुझे कुछ मिले और मैं मेरे काम की डेडलाइन जो है वो तय कर लेता हूँ जी, और मैं आदमी की उसकी जो शैली देख लेता हूँ कि वो किस प्रकार काम करेगा, जी, उनके काम करने का तरीका क्या है और उस हिसाब से मैं मेरे काम को ड्राइव करता हूँ और अपने वक़्त पे तय की हुई डेडलाइन पे मैं मेरे काम को पूरा परफ़ेक्ट ढंग से कर लेता हूँ। जी। बहुत अच्छी बात। चूरू ज़िले का जाना-पहचाना नाम जावेद भालीरीवाला, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये ऐसी कुछ ख़ास वजह नहीं है, आप जैसे मित्र लोग जुड़े हुए हैं जी, और मेरा जो शिक्षा-दीक्षा है भालेरी से हुई है, फिर भुसावास, सोमासी, जिला हेडक्वार्टर चूरू, फिर बॉम्बे, तो मैं लोगों से जुड़ा हुआ रहता हूँ और मेरा जुड़ाव ऐसा है कि मैं एक बार जिस आदमी से मिला हूँ, जी, वो आदमी मेरा ऐसा कनेक्ट हो जाता है मेरे साथ कि एक परिवार के तरीके से और यही ख़ास वजह है कि लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है और लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। जी। गाँव, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर आपका जो सामाजिक कार्यों में आपका योगदान है, उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को? अक्सर मेरा परिवार जो है मेरे वालिद साहब हैं, वो डोनेट करते रहते हैं हम लोग समाज के लिए। जी, समाज में हम हिस्सा देखते हैं, तहसील लेवल पे भी हमने डोनेट किया है जी, और ज़िले लेवल पे हम करते हैं। वैसे मैं नारायण सेवा संस्थान जो है उदयपुर में, मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, जी, वहाँ मैं डोनेट करता हूँ। कीटो एक संस्था है, जो इंटरनेशनल लेवल की है यूएस की, मैं उसके जी, साथ भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी मैं डोनेट करता हूँ। और मानव समाज में अगर अपन ने जीवन जिया है, जी, तो समाज हमसे वापस क्या लेता है? जी, तो हम वापस समाज को क्या दें? समाज को एक नई दिशा कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, इसी तरह पे मैं मेरा जीवन जीता हूँ, समाज को कुछ देने की कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से, बस यही समाज के लिए मेरा संदेश है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ब्लड सेवा में भी आपका और आपके ग्रुप का जो योगदान है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? ब्लड सेवा आज की महती आवश्यकता है। ब्लड सेवा एक ऐसी सेवा है, जी, जिसका कोई मोल नहीं, ये अनमोल है। बिल्कुल, मैं तमाम
दुनिया के तमाम रक्तवीरों को मैं सैल्यूट करता हूँ दिल की गहराइयों से। हमारा एक ग्रुप है सेव लाइफ ब्लड ग्रुप, जिसमें चूरू ज़िले की लगभग 100 सवा 100 लोग जुड़े हुए हैं। एक आवाज़ पे ग्रुप के साथी रात को ना 2 बजे देखते हैं, ना 1 बजे देखते हैं, ना दिन का 10 बजे देखते हैं। ब्लड के लिए वो तुरंत पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप का मिशन है, हमारे ग्रुप के तमाम साथियों का ये मिशन है, उनकी सोच है कि किसी अपने के, मानव जी। समाज के किसी भी भाई की आँख में ब्लड के लिए आँसू ना आए। हाँ, सुना है। बस यही बहुत हमारी बहुत तरफ है, अच्छी इसी तरह के लिए हम बहुत काम अच्छी करते हैं। सोच। युवा आपको अपना आइडियल भी मानते हैं, इसके लिए कोई ख़ास वजह या संदेश? वजह कुछ नहीं है, मेरा तो बस यही है कि युवाओं के साथ मेरा जुड़ाव रहता है। जी। मैं समाज के तमाम तबकों से जुड़ा रहता हूँ। मैं माताओं-बहनों से जुड़ा रहता हूँ, मैं युवाओं से जुड़ा रहता हूँ, बुजुर्गों से भी मैं जुड़ा रहता हूँ। युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि युवा नशे की लत से बाहर आएँ। जी। अमूमन मैंने देखा है टीनेजर जो अपन ऐज मानते हैं 15 साल से 20-22 साल की दौरान, जी। ये एक ऐसी अभी ऐज है जिसमें तमाम जो 90 अगर 95% युवा इसमें भटक जाते हैं। जी। गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं वो लोग, नशे में डूब जाते हैं। हुँ। तो मेरा उन तमाम युवाओं से, माताओं जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं युवा, उनसे मेरा यही कहना है कि आप नशे की लत से बाहर आइए, नशा मत करिए, क्योंकि अपने को जब अपने माँ-बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं, हमें कामयाब होने के लिए भेजे हैं, तो उनकी गाड़ी कमाई लगती है। जी। तो मेरा ये कहना है कि वो जो उनकी गाड़ी कमाई है, उसका आप सही तरीके से यूज़ करें, ताकि जी। समाज में एक आप नया रूप ले सकें, समाज का नया विकास कर सकें और देश को एक नई दिशा और दशा में आपका योगदान हो। योगदान हो सके। जी, जी। आप अच्छे लेखक हैं, अच्छे बुक रीडर भी हैं। कहाँ से लगा ये शौक? लिखने का शौक तो मुझे मेरे वालिद साहब से लगा, नत्थू खान साहब से। जी। वो लिखने में काफ़ी अच्छे माहिर हैं, वहीं से मेरा शौक लगा और जी। मैं दुनिया की टॉप लेवल की बुक्स पढ़ता हूँ। डेल कार्नेगी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी है और शिव खेड़ा है जी। और बहुत सारे ऑथर्स हैं, दुनिया की टॉप लेवल बुक पढ़ता हूँ और मैं लेखन कार्य भी कभी कर रहा हूँ। जी। मेरी एक बुक अभी मैं लिख रहा हूँ, वक़्त का जादू। वक़्त का जादू। जी, जी। वक़्त का जादू लिख रहा हूँ, जिसके अभी मेरे लगभग 100 पॉइंट होने हैं, मैंने 40 पॉइंट उसमें अभी कवर किए हैं। जी। तो अभी वक़्त लगेगा, बिल्कुल उसका हम पब्लिशिंग करेंगे, जी। थोड़ा वक़्त लगेगा। चलो उस बुक के लिए आपको हमारी चैनल की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएँ और बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। भविष्य को लेकर आपका क्या विज़न है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। भविष्य के लिए मेरा यही विज़न है कि मैं समाज को एक नई दशा और दिशा दे सकूँ, जी। समाज के युवाओं को मैं जगा सकूँ। समाज के जो युवा है, जी। उनके लिए मेरा एक ख़ास है कि आप में 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल, आप में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बिल्कुल। आपका जो कैरेक्टर है वो शानदार होना शानदार चाहिए। होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें अगर आप में होंगी, तो आप वक़्ती सरदार होंगे। बिल्कुल। क्योंकि आज 95% अंक लाने वाला बच्चा जो है, वो कम्युनिकेशन स्किल में कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। जब वो इंटरव्यू फेस करता है, वो जी। अपने आप को सिकुड़े रहता है। बिल्कुल। जब कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर नहीं होगी, हम किसी भी इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाएँगे। कैरेक्टर हमारा मज़बूत होना चाहिए, जी। क्योंकि हमारे जीवन की जो सीढ़ियाँ हैं, वो कैरेक्टर से शुरू होती है बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। समाज में अगर आगे बढ़ने के लिए हमें कॉन्फिडेंस बेहद ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। 3 चीज़ें कामयाबी के लिए, पहली 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बेहद ही ज़रूरी है। युवाओं के लिए जो आपने संदेश दिया वाक़ई बहुत बेहतरीन। अब एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ लेते हैं। हम जहाँ भी आपसे मिलते हैं ये तौलिया हमेशा आपके कंधे पर सजा होता है, सामाजिक कार्यक्रम हो या जहाँ भी आप मिलते हैं। तो हालाँकि युवा इस तौलिए को देखकर कतराते हैं, अपने पास कंधे पे रखने से, लेकिन आप इसे हमेशा बनाए रखते हैं। इसके पीछे कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये मैंने जो तौलिया रखता हूँ मैं, ये मैंने बुज़ुर्गों से सीखा है। जी। बुज़ुर्ग हमारे जो थे वो सर पे पगड़ी रखते थे, वो जी। लगभग 20-21 फ़ीट का होता था। तो अभी मैं तो 1 मीटर का यूज़ कर रहा हूँ अभी तो। तो वो जब जी। वो 20-21 फ़ीट का जब वो अपने सर पे अपने ताज रखते थे, वो एक ताज बिल्कुल, एक बिल्कुल, सम्मान बिल्कुल। था। तो मुझे भी उनकी अनुभूति के अनुसार, उनके अनुसार मैं भी ये थोड़ा बहुत ढोने का शौकीन हूँ। बाकी युवाओं की स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं। आप कहीं अकेले सुनसान कहीं जगह आपको आइडियल मानकर भालरी वाला से तौलिया वाला तो ना कहने लग जाएँ लोग। कोई बात नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल को रुमाल वाला कहते हैं, मफलर। हाँ, मफलर वाला कहते जी। हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, कह हुँ। सकते हैं। इस तौलिए का बहुत सारे यूज़ेज़ हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सुनसान जगह पे इसको काम में ले सकते हैं, वज़न ढोने के लिए काम ले सकते हैं, जी। गर्मी-सर्दी में काम ले सकते हैं, बहुत सारे यूज़ेज़ हैं। ये कोई युवाओं की स्टाइल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जी। एक सम्मानजनक चीज़ है और मुझे इस तौलिए से सम्मान भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एनजी 20-30 आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जिसको लेकर विशेष चर्चा भी होती है। लोग आपसे कमेंट्स बॉक्स में पूछते भी हैं और आप उनको क्रमशः जवाब भी देते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए एनजी 20-30 ये क्या है? वैसे तो एनजी जो है वो मेरे वालिद साहब और मेरे दादाजी का नाम है। एनजी का मतलब है, मेरे वालिद साहब का नाम है नत्थू खान जी। और दादाजी का नाम है गुलाब खान। तो जी। मैं मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी के नाम को मैं
साथ में कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं जो आज हूँ इस मुकाम पे या जहाँ कहीं भी हूँ, मैं उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। जी, मैंने मेरा सफ़र 20 में शुरू किया है, वैसे 94 से मेरा समाज सेवा में जुड़ाव रहा है, जी, लेकिन 20 से मैं सक्रिय भूमिका में रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है, मैंने डेडलाइन तय करके रखी है 20-30। 20 में मैंने 2020 में शुरुआत किया है कोविड काल से। जी, 30 तक मैं मेरे सफ़र का मुकाम जो मैंने मंजिल रखी है, जी, वो प्राप्त कर लूँगा। मैं अभी उजागर नहीं करूँगा, ये जी, भविष्य के गर्भ में है, बाकी यही में मायने हैं। जी, बाकी कुछ इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मैं जी, समाज में कुछ नया करके बिल्कुल दिखाऊँगा और ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया जी, या मेरा साथ रहा, तो समाज में नई भूमिका उभर के आएगी। जी, बहुत अच्छी बात। आप वक़्त के बड़े पाबंद हैं, तो और सादा जीवन जीते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, वक़्त की पाबंदी हर इंसान को करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वक़्त जो नाम की चीज़ है, वो ईश्वर ने हमें जो नवाज़ी है, हुँ, उसमें आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मुझे भी 24 घंटे मिले हैं और बिल्कुल, किसी बिल्कुल, और को भी 24 घंटे मिले हैं। जो दुनिया महान शख्सियत है, बिल गेट्स हैं, उनको भी 24 घंटे मिले हैं। बिल्कुल। बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है, "इफ यू बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, जी, बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक।" उनके माने हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, तो कोई तो ये दिक्कत आपकी नहीं है। गलती नहीं है। हाँ, मगर अगर आप गरीब मरते हैं, तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्होंने पैसे के आवेश में ये बात नहीं कही है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। इंसानी जो ज़िंदगी है, कोई 20 साल जीता है, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज जी, अगर पकड़े इंसानी जीवन का, तो 60 साल ही 60 जीवन है। साल निकल कर तो आते हैं। 60 साल में मैंने एक स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन निकाला है, आप देख लेना। जी, 1,72,68,000 मिनट ही उसमें कैलकुलेटिव हैं। जी, तो उस हिसाब से बिल गेट्स का वो कथन बिल्कुल सही है कि इफ़ यू बोर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, हुँ, बट इफ़ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक। तो उनका ये कथन मैंने उस 1,72,68,000 मिनट से जब मैंने मिलान किया, तो जी, मुझे बहुत बड़ा सारांश निकल के आया कि इस आदमी ने इस बात पे ये बात कही है। जी, तो वक़्त की जो पाबंदी है, वो मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी है। मेरे वालिद साहब का एक स्टेटमेंट है कि सूरज को अगर आपने जगाया तो आप कामयाब हैं, अगर सूरज ने आपको जगाया तो आप नाकामयाब हैं। नाकामयाब है। तो वक़्त की पाबंदी मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों को, युवाओं को, बहनों को, सबको कहना चाहूँगी, वक़्त की पाबंदी हमें बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आता है। कैसे मैनेज कर पाते हैं ये सब? मैं मेरा जो स्टेटमेंट जारी करता हूँ या जो मैं बात करता हूँ, मैं नपे-तुले शब्द यूज़ करता हूँ और मैं वही शब्द यूज़ करता हूँ, जो शब्द मैं वापस निगल सकूँ जी, और जिन शब्दों को मैं पूरा कर सकूँ। ये मेरे वालिद साहब ने कहा है कि जो अगर आप कह रहे हो, अगर आपकी कथनी और करनी में जी, अगर फ़र्क नहीं होगा, तो लोगों की नज़र में आपकी नई एक अलग इमेज बनेगी बिल्कुल, कि भाई वो आदमी ऐसी बात करता है और वो आदमी अगर बात उसने की है, तो उस बात पे कायम भी रहेगा। बिल्कुल। तो मैं पूरी नपी-तुली बात करता हूँ। नपी-तुली बात करने के साथ जो मैं मेरा स्टेटमेंट जारी करता हूँ, जी, उस स्टेटमेंट को मैं पहले ही भाँप लेता हूँ कि मुझे कैसे पूरा करना है। जी, उसके बाद मुझे कोई नुकसान हो, फ़ायदा हो, मैं उसको नहीं देखता। मैं मेरे स्टेटमेंट को बिल्कुल पूरा करने की ओर अग्रसर रहता हूँ। जैसे जी, रतन टाटा ने कहा ना कि मैं फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, जी, मैं फैसले लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। तो मैं उनका कायल भी हूँ, रतन टाटा जी, और बिल गेट्स जैसे महान शख्सियत का। उन्हीं की बदौलत मैं पूरा मेरा काम कर लेता हूँ। जी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अंतिम कोई संदेश युवाओं को संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को और साथियों को बताइए? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा जो वर्ग हैं, बहनें भी हैं, युवा भाई भी हैं, मेरा ये कहना है कि आप नशे की गर्त में मत जाइए। आज जो समाज जी, में जो कीड़ा लगा हुआ है, वो नशा है। 15 साल से 25 साल के एवरेज जो युवा जो साथी हैं, उसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, वो नशे की गर्त से बाहर आएँ, क्योंकि ये आपको भी तोड़ेगी, समाज को तोड़ेगी, राष्ट्र को तोड़ेगी। जब आप और हम टूट जाएँगे, राष्ट्र टूट जाएगा, तो जी, हमें फिर सँभालने वाला कोई नहीं है। और समाज के विद्वत जनों से, तमाम आप जैसे साथियों से और जी, समाज के जो बुद्धिजीवी, उनसे मेरा अनुरोध है कि युवाओं की तरफ आप ध्यान दें और प्लस जो गार्जियंस जो हैं, वो जी, अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें। मैंने एक सर्वे देखा था लास्ट टाइम में अशोक जी गहलोत का, जी, जो अपने डीजीपी हैं उनका, कि अमूमन आज के दौर में युवा जो है वो नेट को 24 घंटे में 6 घंटे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे गुज़ार रहा है। जी, मतलब उसका वो मिसयूज़ कर रहा है। तो वो हमें उस चीज़ को देखना है। जी, कहीं न कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल, जो उम्र है, ये भटकाव की उम्र है। तो इसे हमें मैनेज करना होगा। दूसरा चीज़, युवाओं से मेरा ख़ास अपील है कि आप ट्रैफ़िक नियमों के हिसाब से, एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी, आप ट्रैफ़िक नियमों के हिसाब से, सरकारी कानूनों के हिसाब से आप चलें, लाइसेंस के साथ चलें, जी, सरकारी जो गाइडलाइन है उसका फ़ॉलो करें। समाज की जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए प्लस आप संस्कारों को बचाते हुए चलें, क्योंकि जी, आज हम पश्चिमी दुनिया की तरफ चले गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मगरिबी दुनिया की तरफ आप ना बढ़ें।
हमारे हिंदुस्तानी जो भारतीय संस्कार है, जी, उन्हें हमें बचाना है। बिल्कुल। हमें बड़े-छोटों का मान करना है। समाज में उन संस्कारों को जब हम बचाएँगे, तो समाज की नई दशा होगी, बिल्कुल। नई दिशा होगी और देश को हम एक तरक्की की राह पर लेके जाएँगे। हम खुद बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। जी, जब देश बढ़ेगा, तो हमारा भी विकास होगा। शिक्षा की तरफ मैं विशेष कहना चाहूँगा कि शिक्षा की तरफ माइनॉरिटी समाज के लोग ध्यान दें, जी, एससी-एसटी समाज के लोग ध्यान दें, ओबीसी के लोग ध्यान दें, जनरल कोटे के लोग ध्यान दें। जी, शिक्षा की तरफ हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पीछे कोविड काल के बाद युवाओं में जो जो डिजिटल जो हुआ डिजिटलकरण, उससे युवाओं में एक भटकाव हुआ है। कहीं जी, न कहीं शिक्षा पे फ़र्क पड़ा है। जी, तो गार्जियंस का ये बहुत बड़ा एक ज़िम्मेवारी बन जाती है कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान ज़्यादा देवें। बिल्कुल। तो तालीम की ओर ज़्यादा ध्यान देवें। आपने मुझे कवर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे जावेद भल्लेरीवाला, एक व्यक्तित्व मुलाकात के कार्यक्रम तहत हम इन दर्शकों को रूबरू करवाया हमने। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, अच्छा संदेश राष्ट्र और युवाओं के लिए। आप दर्शकों हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।